ये कहानी कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें वो चीखें हैं जो इंसानों की नहीं, वो परछाइयां हैं जो आपकी आंखें बंद करने पर और साफ दिखने लगती हैं। और सबसे डरावना सच, ये कहानी देखने के लिए नहीं, सुनने के लिए बनाई गई है। इसका हर एक शब्द, हर एक आवाज आपके मन के सबसे अंधेरे कमरे को खटखटाएगी। इसलिए अगर आप अकेले हैं तो ये कहानी शुरू न करें, और अगर शुरू कर रहे हैं तो बेहतर अनुभव के लिए हेडफोन या ईयरफोन पहन लें, क्योंकि इस कहानी में कई आवाज़ें ऐसी होंगी जो सिर्फ आपके कानों के बिल्कुल पास सुनाई देंगी। अब पेश है एक ऐसी यात्रा जहां हर स्टेशन मौत की ओर ले जाता है। एक ऐसा टिकट जो किसी ने खरीदा नहीं, फिर भी मिल जाता है। कहानी का नाम है रात का अंतिम टिकट। अगर आप तैयार हैं तो चलिए इस अंतिम यात्रा में कदम रखते हैं। और हां, अगर आप ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके लिए आखिरी हो। जयपुर के बाहरी इलाके में बने पुराने गुलाबी नगर जंक्शन की रातें हमेशा से ही कुछ अजीब थीं। दिन में ये स्टेशन बिल्कुल सामान्य दिखता, लोगों की भीड़, चाय की आवाज़ें, ठेले वालों का शोर। पर रात होते ही जैसे किसी ने चारों ओर एक धुंधली चादर डाल दी हो। पटरियों पर बैठी हवा तक ठंडी और भारी लगती थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। उस रात भी ऐसा ही था। स्टेशन पर गाढ़ी धुंध फैली थी और घड़ी रात के 12 बजने को थी। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बस 4 लोग, आर्यन, मयंक, सिद्धि और कबीर, वहां खड़े थे। ये चारों दोस्त उदयपुर से ट्रेक करके लौट रहे थे और उनकी आखिरी बस छूट चुकी थी। मोबाइल में नेटवर्क नहीं, टैक्सी मिल नहीं रही और मजबूरी में उन्हें रात की आखिरी लोकल ट्रेन का इंतजार करना पड़ रहा था। आर्यन हमेशा की तरह चुप था, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। सिद्धि बार बार अपनी घड़ी देखती और कांपती आवाज में कहती, यार यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। किसी ने कहा भी था कि रात की अंतिम लोकल कभी समय पर नहीं आती। मयंक ने हंसने की कोशिश की, डरते क्यों हो, रेलवे है, भूत प्रेत थोड़े चलाते हैं ट्रेन। कबीर ने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है शायद चलाते भी हों। मयंक ने उसे घूरा, कभी सीरियस भी मत हुआ कर। लेकिन कबीर की निगाहें पटरियों के दूसरी तरफ टिकी थीं। वहां एक पुरानी टूटी इमारत थी जिसका आधा हिस्सा गिर चुका था। खिड़की का एक पैन टूटा हुआ था और उसी काले खाली फ्रेम में कोई छाया हिलती दिखाई दी थी। कबीर पलक भी नहीं झपका। वो छाया पल भर को मानवी लगी, पर अगले ही पल लंबे पतले आकार में खिंच गई। कबीर का गला सूख गया। उधर देखो, कोई है। लेकिन जैसे ही बाकी तीनों मुड़े, खिड़की खाली थी। मयंक में हंसकर बात टाल दी, पर आर्यन ने धीरे से कहा, मैंने भी देखा, कोई था वहां, पर वो इंसान जैसा नहीं था। हवा एक पल को रुक सी गई, जैसे सब सुन रही हो। तभी दूर से किसी ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया, एक लंबा टूटता हुआ असामान्य सा सुर। दोस्तों के चेहरों पर हल्की राहत आई। आ गई, सिद्धि बोली। लेकिन आर्यन की रीढ़ में ठंड उतर गई। उसने जिंदगी में कभी किसी ट्रेन का हॉर्न ऐसा नहीं सुना था। उसमें एक अजीब सी कंपकंपी थी, जैसे कोई रो रहा हो। कुछ मिनटों बाद धुंध को चीरता हुआ एक पुरानी गंदी सी लोकल ट्रेन सामने रुकी। उसमें लाइटें मध्यम थीं, जैसे दशकों से किसी ने ठीक ना की हों। अंदर का माहौल अजीब शांत था, इतना शांत कि चारों को लगा कि जैसे ट्रेन में कोई है नहीं। चारों ने हिम्मत जुटाई और धीरे से चढ़ गए। डिब्बे की हवा में लोहे और सड़न की गंध थी। पेंट उखड़ा हुआ, सीटों पर धूल जमी, पंखे जंग खाए। लेकिन सबसे अजीब बात, पूरी ट्रेन में केवल एक ही व्यक्ति बैठा था। वो अंतिम सीट पर बैठा था, बहुत शांत, सीधा आगे देख रहा था। चेहरा पीला, जैसे महीनों से धूप न देखी हो। आंखें बिल्कुल खाली और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। सिद्धि ने धीरे से फुसफुसाया, ये मुड़ा क्यों नहीं, हमने आवाज भी की। मयंक ने कहा, शायद सो रहा होगा। कबीर ने कांपते स्वर में कहा, जो सो रहा होता है वो मुस्कुराता नहीं। चारों धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बीच वाली सीटों पर बैठ गए।
ट्रेन झटके से चल पड़ी। भड़ाम धड़म गड़गड़ धुन के बीच पटरियों की आवाज गूंज उठी। लेकिन जैसे ही ट्रेन चलने लगी, वो अकेला यात्री धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। पहले हल्की मुस्कान, फिर होंठ खींचते चले गए, फिर इतना कि जैसे जबड़ा टूट जाए। चारों ने यह देखा और एक डर की लहर सीने से होकर नीचे उतर गई। अचानक लाइटें 3 बार झपकी, टिक टिक टिक, और जब फिर जली, उस यात्री का चेहरा उनकी ओर मुड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे, गहरे, अनंत, और उनमें घुमड़ता धुआं। आर्यन ने घबराकर मयंक की बांह पकड़ी। ये जीवित नहीं है। मुस्कुराता चेहरा धीरे धीरे उठने लगा, मानो हड्डियां खड़क रही हों। उसने एक अजीब भारी आवाज में कहा, इस ट्रेन का हर यात्री अपनी मौत के वक्त यहां लौटता है। और तभी ट्रेन की स्पीड अचानक बढ़ने लगी। पटरियां कांपने लगीं, चारों के गले सूख गए। सामने वाली खिड़की से एक और चेहरा दिखाई दिया, बाहर ट्रेन के साथ साथ दौड़ता हुआ, बिल्कुल वही मुस्कुराहट, वही काली आंखें। सिद्धि चीख पड़ी, ये बाहर भी है। आर्यन ने कांपते हाथ से खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी का फ्रेम जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ रखा हो। ट्रेन अब अंधेर सुरंग की ओर बढ़ रही थी। अंदर का अंधेरा इतना गहरा कि लगा जैसे कोई दूसरा संसार है। चारों के दिल धड़क रहे थे, सांसें टूट रही थीं, और वो मुस्कुराता हुआ यात्री उठकर उनकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। अचानक सुरंग के अंदर जाते ही अंधेरा पूरा निगल गया। 1 सेकंड की शांति, फिर अगला स्टेशन मृत समय, एक आवाज लाउडस्पीकर से गूंजी, और चारों समझ गए कि ये कोई सामान्य ट्रेन नहीं है। ये उन लोगों को कहीं ले जाती है जहां से कोई वापस नहीं आता। सुरंग के भीतर घुसते ही ट्रेन की हर आवाज दब गई। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया अचानक एक मोटी काली चादर के नीचे दफन हो गई हो। हवा भारी, बदबूदार और किसी अजीब सी नमी से भरी थी। चारों दोस्त अब बुरी तरह कांप रहे थे और उनकी नजरें उस मुस्कुराते यात्री पर जमी थीं जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसके कदमों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन सीटों की पुरानी स्प्रिंग्स खुद ब खुद दबती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य वजन उन पर पड़ रहा हो। आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, पीछे हटो, पीछे हटो। लेकिन पीछे हटने की कोई जगह ही नहीं थी। ट्रेन की लाइटें अब हल्के लाल रंग में चमक रही थीं। हर झपकी में ऐसा लगता जैसे उस आदमी का चेहरा और विकृत होता जा रहा हो। मयंक अचानक खड़ा हुआ और चिल्लाया, तुम कौन हो? यात्री ठहर गया। फिर उसका सिर एक असामान्य कोण पर बाएं तरफ लुढ़क गया, जैसे गर्दन की हड्डियां गल चुकी हों। उसकी मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। मैं वही जो तुम सब बनने वाले हो। सिद्धि के शरीर में जैसे जान ही नहीं बची। उसकी सांसें तेज चल रही थी। कबीर ने उसे पकड़कर बैठाया। देखो मेरी तरफ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो खुद ये शब्द बोलते हुए कांप रहा था। अचानक ट्रेन की खिड़की के बाहर कुछ हिलने लगा। पहले एक अजीब परछाई, मानो कोई ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहा हो। फिर दूसरी, फिर तीसरी। धीरे धीरे वो परछाइयां इंसानों जैसी लगने लगीं, लेकिन बिना चेहरे के, सिर्फ त्वचा की सपाट सतह जहां चेहरा होना चाहिए था। वे ट्रेन के ठीक बाहर चेहरों को टकराते हुए दौड़ रही थीं, जैसे अंदर झांकना चाहती हों। सिद्धि रोने लगी। ये क्या है? आर्यन की आवाज कांपती हुई निकली। ये वही हैं जो इस ट्रेन में पहले चढ़े थे, मयंक चिल्लाया, और शायद कभी उतरे नहीं। अचानक ट्रेन की पूरी लाइट बुझ गई। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ एक आवाज, उसी यात्री की भारी सांस। चारों दम साधे बैठे थे। कबीर ने धीरे धीरे अपनी मोबाइल फ्लैशलाइट ऑन की। छोटा सा गोला रोशनी का फैलकर डिब्बे में फैला, और जो सामने दिखा उसे देखकर सबके गले से चीख निकलते निकलते रह गई। यात्री एकदम पास खड़ा था, इतना पास कि उसकी सड़ी हुई सांस उनके चेहरे को छू रही थी। उसकी त्वचा पर गहरे दरारें थीं, जैसे किसी ने चाकू से शरीर चीर कर फिर टांके न लगाए हों। उसके गालों पर खून की पतली धाराएं बह रही थीं, पर सूखी नहीं, ताज़ा
और उसके काले गड्ढों जैसी आंखों में एक एक करके छोटे छोटे चेहरे उभरने लगे, जैसे उसके भीतर अनगिनत आत्माएं फंसी हों। आर्यन ने कांपकर पूछा, तुम हमसे क्या चाहते हो? उसकी आवाज बिल्कुल सपाट थी। तुम्हारे समय का आखिरी टिकट। इतना कहते ही उसने हाथ उठाया। हथेली काली, उभरी नसों से भरी, मानो किसी ने आग में पकाया हो। हथेली में एक पन्नी का टिकट था जो जली हुई राख जैसा दिख रहा था। उसने टिकट सिद्धि की तरफ बढ़ाया। तेरी बारी पहले। सिद्धि डर के मारे चिल्लाने लगी, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, छोड़ दो। लेकिन टिकट हवा में तैरता हुआ खुद सिद्धि के हाथ पर आ गिरा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ने पर मजबूर कर दिया हो। टिकट छूते ही सिद्धि की आंखें पलट गईं, उसका शरीर झटकों से कांपने लगा, उसके कान से खून बहने लगा और अचानक उसने वही मुस्कुराहट धारण कर ली। आर्यन, मयंक और कबीर के गले से चीखें निकल गईं। मुस्कुराती सिद्धि ने धीरे धीरे गर्दन मोड़ी, उसी यात्री जैसे अस्वाभाविक कोण पर। फिर उसने बहुत धीमी पर गहरी आवाज में कहा, अगला तुम। मयंक ने आर्यन का हाथ खींचा। भागो, पीछे वाले डिब्बे में चलो। कबीर सिद्धि को पकड़ने की कोशिश करने लगा। सिद्धि, होश में आओ प्लीज। लेकिन सिद्धि की पकड़ एकदम ठंडी और लोहे जैसी कठोर थी। उसने कबीर की कलाई ऐसे दबाई कि उसकी हड्डी चरमराने लगी। उसकी उंगलियां इंसान जैसी नहीं, पंजों जैसी लग रही थी। आर्यन ने कबीर को खींचकर अलग किया। छोड़, वो अब सिद्धि नहीं है। तीनों लड़खड़ाते हुए, प्यासे गले, सूखी सांसों और कांपते पांवों के साथ अगले डिब्बे की तरफ भागे। यात्री अब उनके पीछे आने लगा था, धीरे धीरे मगर निश्चित। दूर से ट्रेन के स्पीकर की आवाज आई, अगला स्टेशन जीवन मृत्यु की सीमा। मैंने चिल्लाया, ये स्टेशन के नाम भी बदल रहे हैं, ये कहां जा रही है हमें? आर्यन घबरा चुका था। हमें कूदना होगा किसी तरह। कबीर ने खिड़की खोली। बाहर सिर्फ अंधेरा और सुरंग की पत्थर की दीवारें। कूदे तो मरेंगे, आर्यन ने कहा, अंदर रहे तो भी मरेंगे। डिब्बे की छत से अचानक किसी चीज के सरसराने की आवाज आई। तीनों ने ऊपर देखा। सिद्धि उल्टी लटकी हुई थी, हाथ पैर टेढ़े, बाल चेहरे पर झूल रहे थे, आंखें काली खाली, गड्ढे जैसी। वही मुस्कुराहट। वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगी, जैसे कोई मकड़ी दीवार पर सरकती हो। मयंक ने भय से पीछे हटते हुए कहा, यह हमें सबको एक एक करके उसी जैसा बना देगी, ये ट्रेन, ये लोग, ये सब। आर्यन के चेहरे पर डर पिघल गया। अब सिर्फ एक निर्णय था। उसने दरवाजे की ओर दौड़ते हुए चिल्लाया, कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ट्रेन की स्पीड बढ़ती जा रही थी। सुरंग का अंधेरा और गहरा हो रहा था। तीनों दरवाजे पर पहुंचे। आर्यन ने हैंडल पकड़कर जोर लगाया। दरवाजा खुल गया, लेकिन बाहर जो दिखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। सुरंग नहीं थी, पटरियां नहीं थी, नीचे बस गहरा, खाली, अंतहीन अंधेरा था, जैसे ट्रेन हवा में लटक रही हो। और उसी पल पीछे से आवाज आई, भागोगे कहां समय से। दरवाजे के बाहर का वो अथाह अंधेरा किसी गड्ढे जैसा नहीं था, बल्कि किसी मुंह जैसा। एक विशाल काला अंतहीन मुंह, जैसे कोई अदृश्य दैत्य पूरी ट्रेन को निगलने की तैयारी में हो। हवा में एक खींचने वाली ताकत थी जो कपड़ों को उठा रही थी, बालों को पीछे धकेल रही थी और सांस लेना मुश्किल कर रही थी। आर्यन ने दरवाजे की पकड़ कसते हुए कहा, ये नीचे क्या है? ये जमीन क्यों नहीं दिख रही? मयंक डर से पीछे हट गया। हम कूद नहीं सकते, हम जैसे ही बाहर आए यह अंधेरा हमें खींच लेगा। कबीर की नजर पीछे मुड़ी। सिद्धि उल्टी लटकी हुई और अब धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। उसके नाखून सीटों की गद्दी काट रहे थे। उसके बाल जमीन को छूने लगे थे। वो हर पल अपने पुराने रूप से और दूर हो रही थी और उस मुरझाए हुए मुस्कुराते यात्री के और करीब। आर्यन चिल्लाया, वो अब इंसान नहीं रही, चलो पीछे वाले डिब्बे की ओर। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर कदम बढ़ाया,
ट्रेन की लाइटें एक साथ 10 बार झपकी। हर झपकी में यात्री और पास दिख रहा था। पहली झपकी 10 सीट दूर, दूसरी 8 सीट, तीसरी 3 सीट, चौथी 1 सीट, और 5वीं झपकी में वो ठीक उनके सामने खड़ा था। उसके चेहरे से खून की पतली धार बहकर उसकी कमीज पर गिर रही थी। त्वचा से धुआं उठ रहा था और उसकी काली आंखों में अपचारों के चेहरे तैर रहे थे, जैसे वो उनकी आत्माओं का नक्शा पड़ रहा हो। मयंक चीख पड़ा, दूर रह, हमसे दूर। यात्री ने धीरे से अपनी उंगलियां उठाईं, लंबी काली टेढ़ी उंगलियां जैसे लोहे की तार पिघलाकर बनाई गई हों। तुम सब अपने अपने समय पर मरे हो। उसकी आवाज जैसे धातु घिसने की आवाज हो। तुम्हें याद नहीं? आर्यन के माथे पर पसीने की बूंदें जमा हो गईं। वो कांपते हुए बोला, हम जिंदा हैं, हम मरने वाले नहीं हैं। यात्री की मुस्कान धीरे धीरे और चौड़ी होने लगी। कोई भी जो इस ट्रेन में चढ़ता है जिंदा नहीं रहता। एक पल के लिए सबका खून जम गया। कबीर ने घबरा कर कहा, हम तो बस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, हमने इसको क्यों चुना? यात्री आके झुककर फुसफुसाया, तुमने इसे नहीं चुना, इसने तुम्हें चुना। उसी पल ट्रेन जोर से झटकी और अचानक दाएं मुड़ी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पटरियों को मोड़ दिया हो। तीनों लड़खड़ा कर गिर पड़े। सिद्धि छत से झूलती हुई तेजी से नीचे उतरी और उसका गिरना किसी इंसान के गिरने जैसा नहीं, बल्कि किसी टूटे हुए कठपुतले की तरह था। आर्यन उठते हुए बोला, कहीं ना कहीं कोई ना कोई असली एग्जिट जरूर होगा। मयंक ने कहा, टिब्बे के पीछे चलते हैं, हो सकता है इंजन तक पहुंच के कुछ करें। वो दौड़ने लगे। दिल की धड़कन इतनी तेज कि आवाज बाहर सुनाई दे। ट्रेन की खिड़कियों के बाहर अब काला अंधेरा नहीं था, बल्कि धुंध में उभरते चेहरे थे। अधूरे चेहरे, फटे चेहरे, कुछ के होंठ सिल दिए गए, कुछ के गाल फटे हुए, कुछ बिना आंखों के और कुछ में आंखें थीं, पर वो मानो किसी और के थीं। वो सब ट्रेन के साथ दौड़ते हुए उनके अंदर झांक रहे थे। कबीर ने डर से आंखें बंद कर ली। ये हम पे हंस रहे हैं। आर्यन ने जवाब नहीं दिया। वो सामने भाग रहा था, जहां 2 डिब्बों को जोड़ने वाला संकरा हिलता पुल था। ट्रेन लगातार दाएं बाएं झटके मार रही थी, जैसे कोई से पटरियों से नीचे धकेलने की कोशिश कर रहा हो। जब वह पुल पर पहुंचे तो कांपती लोहे की चादर नीचे झुक रही थी। नीचे फिर वही काला गड्ढा, अंतहीन हिलता हुआ, जैसे उसके अंदर कुछ जीवित हो। मयंक पीछे मुड़कर चिल्लाया, आ रहा है, वो मुस्कुराता आदमी आ रहा है। वो यकायक दूसरी ओर डिब्बे के अंदर खड़ा था, जैसे उसने दूरी तय ही न की हो। सिद्धि भी उसके पीछे उसी तरह रेंगते हुए बाहर आ गई। उनके चेहरे पर एक ही तरह की मुस्कान थी, मानो दोनों अब एक ही अस्तित्व हों। ट्रेन की आवाज तेज हो गई। खड़खड़ाहट, चीखें, लौह की गर्जना। आर्यन ने मयंक और कबीर को पुल के दूसरे छोर की तरफ धकेल दिया। दौड़ो, अभी नहीं भागे तो कोई रास्ता नहीं बचेगा। तीनों अगले डिब्बे में कूदे और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अंदर प्रवेश करते ही वो ठिठक गए। ये डिब्बा बिल्कुल अलग था। सीटें नहीं थीं, दीवारों पर नाम लिखे थे खून से। हर नाम के नीचे तारीख, मृत्यु तारीख। कुछ नाम बहुत पुराने, कुछ बिल्कुल हाल के। कबीर की नजर अचानक एक नाम पर अटक गई। ये देखो। दीवार पर लिखा था, सिद्धि मेहता, मृत्यु आज। सभी तीनों के शरीर से जैसे बिजली गुजर गई। मयंक का गला सूख गया। आज? ये कैसे? आर्यन की नजर फिर एक और नाम पर पड़ी। मयंक चौधरी, मृत्यु आज। कबीर शेख, मृत्यु आज। और आखिर में आर्यन शर्मा, मृत्यु आज। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। कबीर टूटे हुए स्वर में बोला, नहीं, ये झूठ है, हम जिंदा हैं, हम यहाँ हैं। और तभी सामने दीवार पर चारों की ताजा तस्वीर उभर आई। रात की, स्टेशन की, एकदम वैसी जैसे किसी सीसीटीवी कैमरे ने खींची हो। लेकिन तस्वीर में वो चारों मुस्कुरा रहे थे, उसी तरह जैसे वो मुस्कुराता यात्री मुस्कुरा रहा था। अचानक ट्रेन रुक गई। एक झटके के साथ लाइटें बंद,
अंधेरा और एक आवाज, अगला स्टेशन अंतिम निवास। ट्रेन एक झटके से रुकी तो सन्नाटा इतना गहरा था कि तीनों को लगा जैसे अचानक दुनिया खत्म हो गई हो। लाइटें बंद थीं, हवा भारी और बेजान थी, सीने से उठती घबराहट कानों तक धड़क रही थी। मयंक ने अंधेरी में कांपती आवाज में कहा, आर्यन, कबीर, तुम लोग हो ना? आर्यन ने हाथ बढ़ाकर दोनों को छुआ। हाँ, हम यहां हैं, लेकिन ये ट्रेन क्यों रुकी? तभी धीरे धीरे डिब्बे में हल्की लाल रोशनी चमकी, जैसे किसी दिल की धड़कन के साथ लाइटें धड़क रही हों। लाल, फिर अंधेरा, फिर लाल। इस लाल रोशनी में दीवारें वैसी नहीं थीं जैसी पहले थीं, जहां अभी कुछ मिनट पहले नाम लिखे थे। अब वहां उभरी हुई आकृतियां थीं, मानो दीवार के भीतर लोग घुसे हों, अधूरे, चिपके हुए, अपनी ही मौतों में कैद। कबीर ने ठंडी सांस छोड़ी। ये लोग दीवार में कैसे? आर्यन ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ी। मत छूना, यहां कुछ भी सामान्य नहीं है। लेकिन तभी दीवार के अंदर फंसी एक आकृति की आंखें खुल गईं, सफेद, खाली, और उसके होठों से आवाज निकली, मत भागो, कोई नहीं भाग सकता। उनकी रीढ़ में कंपकपी दौड़ गई और उसी पल डिब्बे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बाहर घना धुंधलका था, लेकिन जमीन दिखाई दे रही थी, काली, वीरान, सूखी, जैसे कोई स्टेशन हो लेकिन विकृत, अधूरा, किसी बुरे सपने के जैसा। एक टूटा फूटा बोर्ड गिरा पड़ा था, उस पर लिखा था, स्टेशन अंतिम निवास। मयंक बुरी तरह कांप गया। ये क्या जगह है? ये स्टेशन असल में है भी? आर्यन ने गहरी सांस ली। हमें उतरना पड़ेगा, ट्रेन हमें वापस नहीं ले जाएगी। लेकिन कबीर वहीं जम गया था। उसकी आंखें डिब्बे के भीतर दीवार पर टिकी थीं। वहां एक नई आकृति उभर रही थी उनके सामने, धीरे धीरे, मानो कोई ताजी आत्मा दीवार के अंदर खींची जा रही हो। वो आकृति सिद्धि की थी। उसका चेहरा फटा हुआ, आंखों की जगह काले गड्ढे, और मुस्कान वैसी ही जैसी अब उस यात्री की थी। वो पूरी तरह दीवार में घुस चुकी थी, पर उसका हाथ बाहर था, उन्हें बुलाता हुआ। उसके फटे होठों से आवाज निकली, मुझे अकेला मत छोड़ो। कबीर टूटने लगा। सिद्धि, नहीं, हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। आर्यन ने उसे जोर से पकड़ा। वो अब सिद्धि नहीं है, समझो कबीर, वो हमें भी वहीं खींच ले जाएगी। कबीर की आंखों में आंसू भर आए। तो फिर वो क्या है? और तभी पीछे की ओर से आवाज आई, वही भारी धातु जैसी आवाज, अब कोई सवाल नहीं, सिर्फ मोक्ष। वे मुड़े। मुस्कुराता यात्री दरवाजे पर खड़ा था। उसके पीछे सैकड़ों आकृतियां, जो इस ट्रेन की सवारियां रही होंगी, अजीब सी खामोशी में उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। उनके चेहरे टूटे, जले, कुछ के तो चेहरे ही नहीं थे, बस त्वचा। और सबकी मुस्कान एक जैसी थी, अस्वाभाविक, कटी हुई, मृत। यात्री एक कदम आगे बढ़ा। उतर जाओ, अब तुम इस दुनिया के नहीं रहे। आर्यन ने गुस्से और डर से कांपते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। यात्री की मुस्कान फैल गई। झूठ? तुम खुद देख लो। उसने उंगली उठाई और धुंध की ओर इशारा किया। धुंध हटने लगी, जैसे किसी ने पर्दा खींच दिया हो। नीचे पटरियों पर चारों की लाशें पड़ी थीं, आर्यन, मयंक, कबीर और सिद्धि।
उनके शरीर बुरी तरह टूटे हुए थे, जैसे किसी तेज रफ्तार ट्रेन ने कुचल दिया हो। तीनों के पैरों के नीचे जमीन हिल गई। कबीर की सांस रुक गई। मयंक की आंखों से आंसू निकल पड़े। आर्यन का शरीर पत्थर हो गया। मयंक लड़खड़ा कर बोला, ये सच नहीं हो सकता। हम यहां खड़े हैं, हम जिंदा हैं। यात्री ने धीरे धीरे कहा, जिंदा? अपने शरीर देख लो, इनके बिना तुम कौन हो? परछाइयां, खोई हुई आत्माएं और इस ट्रेन का हिस्सा। आर्यन ने सिर झटक दिया, नहीं, हम सच हैं, हम सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हमें मौका चाहिए। यात्री ने हाथ फैलाए, मौका? यह ट्रेन ही तुम्हारा मौका है। जो इसे स्वीकार करे वो मोक्ष पाता है, जो इनकार करे वो भटकती आत्मा बन जाती है। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। डर, गुस्सा, सच्चाई और अस्वीकार सब मिलकर उनके दिलों में तूफान उठा रहे थे। तभी पीछे की ओर से एक आवाज आई, धीमी, कांपती, भागो। वे मुड़े। सिद्धि दीवार से आधी बाहर निकल आई थी। चेहरा फटा हुआ, पर उसकी आवाज उसकी असली आवाज थी। भागो इस ट्रेन से, नहीं तो तुम भी मेरे जैसे। और उसके शरीर को किसी अदृश्य शक्ति ने दोबारा दीवार के अंदर खींच लिया। डिब्बे की लाइटें झपकी, ट्रेन जोर से हिली। यात्री क्रोधित होकर आगे बढ़ा। आर्यन चिल्लाया, भागो, यहां से निकलने का कोई और रास्ता होना चाहिए। वे दौड़ पड़े, डिब्बे से बाहर, धुंध में अंधेरे स्टेशन की ओर। पीछे से स्टील जैसी आवाज गूंजी, भाग नहीं पाओगे, तुम सब इस यात्रा का हिस्सा हो। अंधेरे स्टेशन की ओर भागते हुए तीनों लड़खड़ा रहे थे। पैरों की नीचे की जमीन असली नहीं लग रही थी। कभी पत्थर, कभी धुंध, कभी पटरियां और कभी कुछ भी नहीं। हर तरफ गहरा सन्नाटा था, लेकिन ऊपर कहीं कहीं टूटे हुए लाउडस्पीकरों से पुरानी रेलवे अनाउंसमेंट की आवाजें फुसफुसा रही थीं। अगली ट्रेन आएगी मृत आत्माओं के लिए। फिर शोर, फिर चीख जैसा कुछ। कबीर घबरा कर बोला, ये असली स्टेशन नहीं है, ये तो जैसे किसी के दिमाग के अंडा है। आर्यन ने धुंध में दूर एक टूटी इमारत की ओर इशारा किया, वहां चलो, शायद कोई निकलने का रास्ता हो। मयंक अभी तक सदमे से बाहर नहीं आया था। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, डरते हुए कि मुस्कुराता यात्री शायद किसी भी पल उनके पीछे खड़ा होगा। लेकिन पीछे सिर्फ धुंध थी, धुंध और हल्की सी हंसी, वही लंबी, खींची हुई, नॉर्मल इंसान जैसी नहीं। तीनों टूटे हुए स्टेशन ऑफिस में घुसे। दरवाजा आधा टूटा था, लेकिन अंदर जाते ही उन्होंने महसूस किया कि यहां हवा अलग है, जैसे किसी और समय की। कहीं न कहीं ये जगह उन्हें अपनी दुनिया से जुड़ी हुई लगी। अंदर एक पुरानी लकड़ी की मेज की, उस पर रजिस्टर पड़ा था, काला, जला हुआ, लेकिन खुला हुआ। आर्यन ने कांपते हाथों से उसके पन्ने पलटे। पहला पन्ना नामों की सूची, दूसरा पन्ना मृत्यु की तिथियां, तीसरा पन्ना टिकट नंबर। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि इनमें से कुछ टिकट नंबरों के सामने लाल इंक से लिखा था ट्रेन नंबर 007, अंतिम यात्रा। मयंक ने पन्नों पर उंगली फिराई। ये रेलवे का रजिस्टर नहीं है, कबीर धीरे से बोला। ये मृतकों का रजिस्टर है। तभी रजिस्टर का एक पन्ना खुद से पलटा, मानो किसी हवा ने नहीं, किसी अदृश्य हाथ ने उसे छुआ हो। पन्ने पर लिखा था, लौटने की अनुमति केवल उन्हीं को है
जो अपनी मृत्यु स्वीकार कर लें। आर्यन ने यह पढ़ा और जैसे भीतर कुछ टूट गया। हम अपनी मौत को मान लें? इसका क्या मतलब है? हम मर चुके हैं फिर भी यहां चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये कैसे संभव है? मयंक की आंखें लाल हो गईं। अगर वाकई हम मर चुके हैं तो हम सांस कैसे ले रहे हैं, दर्द कैसे महसूस कर रहे हैं? कबीर ने धीमे से कहा, शायद हम पूरी तरह मरे नहीं हैं, शायद आधे फंसे हुए हैं दो दुनिया के बीच। तभी अचानक ऑफिस के बाहर ट्रेन की घंटी बजने लगी। धातु की लंबी खिंची हुई घंटी। डर के मारे तीनों सकपका गए। मयंक बोला, आ गई, वो ट्रेन वापस आ गई। आर्यन ने धीरे से खिड़की के बाहर झांका। धुंध में वही पुरानी लोकल ट्रेन खड़ी थी। लाइटें झपक रही थीं और कोच के दरवाजे खुद ब खुद खुलते बंद हो रहे थे। पर इस बार ट्रेन खाली नहीं थी। हर डिब्बे में वो मुस्कुराता यात्री था। सैकड़ों की संख्या में, सब एक जैसा चेहरा, एक ही मुस्कान, एक ही मृत आंखें, जैसे एक ही आत्मा की अनगिनत प्रतियां। और वे सब एक साथ कह रहे थे, लौटो, समय पूरा हो चुका है। मैं दूर भागने को हुआ। नहीं, मैं इसमें नहीं छोड़ूंगा, मैं जिंदा हूं, मुझे वापस जाना है अपने घर, माँ पापा के पास। और तभी धुंध से एक और भयानक सच्चाई उभरी। स्टेशन के दूसरे छोर पर तीनों के घर वालों की परछाइयां खड़ी थीं। उनकी माँ, पिता, दोस्त, सभी रोते हुए, और धुंध में उनकी आवाजें गूंज रही थीं। मयंक बेटा क्यों चला गया? आर्यन तुम वापस क्यों नहीं आए? कबीर हमें छोड़कर क्यों चले गए? वे सब लाशों के सामने खड़े थे, उन्हीं की जो उन्होंने पटरियों पर देखी थी। आर्यन के पैरों में शक्ति नहीं बची। कबीर घुटनों पर गिर गया। मयंक रोने लगा। ये सब सच है? हम सच में मर चुके हैं? हमारा शरीर वहीं पड़ा है और हम सिर्फ परछाई है। आर्यन ने धुंध में से आवाजें सुनते हुए कहा, हमारी आत्माएं शायद उस क्षण, उस टक्कर को स्वीकार नहीं कर पाई, इसलिए हम इस ट्रेन में फंस गए हैं। कबीर ने पूछा, तो फिर रास्ता क्या है? आर्यन ने रजिस्टर उठाकर आखिरी लिखावट पढ़ी। मृत्यु को स्वीकार करना ही जीवन की ओर पहला कदम है। मयंक ने भवें चढ़ाई। मतलब हमें मानना पड़ेगा कि हम मर चुके हैं, तभी हम इस फंसी हुई दुनिया से निकल पाएंगे। आर्यन धीरे से बोला, हाँ, शायद यही रास्ता है। कबीर कांपते हुए बोला, पर अगर हम स्वीकार कर लें तो हम पूरी तरह मर जाएंगे, हमेशा के लिए। और ठीक उसी क्षण जमीन कांप उठी। ट्रेन की खिड़कियों से धुआं निकलने लगा। सैकड़ों मुस्कुराते चेहरे धीरे धीरे स्टेशन की ओर बढ़ने लगे। सब एक साथ बोल रहे थे, समय समाप्त, अब फैसला करो। तीनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। डर, पीड़ा और अंतिम सच्चाई सभी उनकी आंखों में तैर रही थीं। कहानी अब सिर्फ एक सवाल पर टिकी थी, क्या वे अपनी मौत स्वीकार करेंगे या लड़ेंगे उस चीज से जिससे कोई जीत नहीं पाया था। धुंध और गहरी हो गई। ट्रेन और पास आने लगी। दीवारों में फंसी आत्माएं चिल्लाने लगीं। सिद्धि की आवाज फिर गूंजी, मत चढ़ना, लड़ो जब तक लड़ सकते हो। और तीनों के सामने अब दो रास्ते थे। एक, टिकट स्वीकार करके ट्रेन में चढ़ जाना, दूसरा, इस दुष्ट यात्रा को तोड़ देना, जो आसान नहीं था, क्योंकि यहां सारा खेल समय का था। ट्रेन की लाइटें दूर स्टेशन पर लाल आग की तरह चमक रही थी। धुंध इतनी घनी हो चुकी थी कि उनके पैरों का नजारा तक गायब था। हर ओर वही गूंज, मृत यात्रियों की, दीवारों में फंसी आत्माओं की और उस मुस्कुराते यात्री की।
तीनों के सामने अनदेखा दबाव था। अगला निर्णय उनका जीवन या मृत्यु तय करने वाला था। हालांकि जीवन तो वे पहले ही खो चुके थे, लेकिन क्या वाकई पूरी तरह? मयंक चीखते हुए बोला, मैं नहीं चढ़ूंगा, मैं इस झूठी दुनिया में फंसा नहीं रहूंगा, मैं वापस जाना चाहता हूं। आर्यन ने उसे कंधों से पकड़कर दीवार से टिकाया। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, दिमाग से सोचो, कोई रास्ता जरूर होगा, कोई ऐसी चीज जो इस ट्रेन को नियंत्रित करती हो। कबीर ने टूटी दीवार के पास पड़े लोहे के इश्तिहार बोर्ड की तरफ इशारा किया। वो देखो, वहां कुछ लिखा हुआ है। तीनों उधर बढ़े। बोर्ड आधा जला था, लेकिन एक लाइन साफ लिखी थी, अंतिम यात्रा की कुंजी इंजन में है। आर्यन ने यह पढ़ते ही कहा, इंजन? निश्चित रूप से यही जवाब है। अगर यह पूरी दुनिया ट्रेन से बनी है तो इंजन उसका दिल होगा। शायद हम वहीं जाकर इसे रोक सकें। मयंक आशा और डर के बीच डगमगाता हुआ बोला, और अगर इंजन के पास वही मुस्कुराता आदमी हुआ तो? आर्यन का जवाब धीमा लेकिन ठोस था, तो हम लड़ेंगे। कबीर ने सिर हिलाया। हां, अब हारने का सवाल ही नहीं। पर जैसे ही वे स्टेशन के बाहर कदम रखने लगे, ट्रेन के सभी दरवाजे एक साथ चरमरा कर खुल गए। सैकड़ों मृत प्रतियां, वही मुस्कुराते यात्री जैसे धुंध को चीरते हुए बाहर आए। उनके कदमों की आवाज नहीं थी, पर उनकी नजरें चारों ओर उनकी आत्माओं को खींच रही थी। सब एक साथ बोले, कोई इंजन तक नहीं पहुंचता। कबीर पीछे हटते हुए बोला, ये हमें इंजन तक जाने से रोक रहे हैं, इसका मतलब वहां कुछ बहुत बड़ा छुपा है। अचानक एक औरत की आवाज आई, वहां ही असली सच है। तीनों ने मुड़कर देखा। यह सिद्धि थी, पर पहले जैसे विकृत नहीं। उसका चेहरा साफ था, आंखें सामान्य, जैसे वो कुछ पल के लिए मौत से बाहर लौट आई हो। धुंध में उठी वो चीख किसी एक की थी, पर क्षण इतना छोटा था कि पहचान पाना असंभव था। आर्यन, मयंक या कबीर? अंधेरा कुछ पलों तक स्थिर रहा, जैसे पूरी दुनिया अपनी सांस रोके खड़ी हो। धीरे धीरे लाल रोशनी फिर लौटने लगी, इंजन की आंखों जैसी। धुंध के भीतर परछाइयां हिल रही थीं। आर्यन सबसे पहले उठा। उसके कानों में तेज गूंज थी, एक अभी मरेगा। उसने चारों तरफ देखा। धुंध धीमे धीमे हट रही थी। पहले उसे अपने पैरों के पास खून की लकीर दिखी, फिर एक टूटी सांस की आवाज, फिर कबीर जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी छाती पर गहरा धंसा निशान, मानो किसी ने भीतर से उसे निचोड़ दिया हो। आंखें खुली हुई थीं, पर उनमें कोई रोशनी नहीं थी। कबीर उसके पास घुटनों पर बैठा रो रहा था। नहीं नहीं, वो सिर्फ डर रहा था, वो मरने नहीं वाला था, उसे मत ले जाओ। आर्यन ने कांपते हुए कहा, ये उसने किया है। और उसने उंगली उठाई। इंजन के सामने खड़ी विशाल परछाई अब और स्पष्ट दिखाई दे रही थी। धुंध उसके शरीर का हिस्सा लग रही थी, जैसे वो हवा नहीं बल्कि समय से बनी हो। उसका काला चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा, आकार लेने लगा, और अगले ही पल उस चेहरे पर मयंक की झलक दिखी। फिर सिद्धि का चेहरा, फिर कबीर का, फिर आर्यन का। कुछ पल बाद वे सब उसके अंदर धूल की तरह घुल गए। कबीर डर से पीछे हट गया। ये हमारे चेहरों की नकल कर रहा है। परछाई ने विकृत आवाज में कहा, जो समय को चुनौती देते हैं उनका समय मैं ही बन जाता हूं। आर्यन समझ गया, ये सिर्फ कोई दानव नहीं बल्कि समय का विकृत रूप था। एक ऐसी सत्ता जो मौत और समय के बीच फंसी आत्माओं को खींचकर इस ट्रेन में कैद करती रहती थी। इंजन एक दानव नहीं था, इंजन उसकी आत्मा था।
कबीर गुस्से और डर के बीच टूटकर चिल्लाया, हम तुम्हें नहीं मानते, तुम हमें नियंत्रित नहीं कर सकते। परछाई आगे बढ़ी। उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे, फिर भी पत्थर दरक रहे थे। तुम्हें अपने जीवन की नहीं, अपनी मृत्यु की सच्चाई से डर है। जब तक तुम स्वीकार नहीं करोगे, तुम सदा मेरे स्टेशन पर भटकते रहोगे। आर्यन की आंखों में आंसू थे। वो मयंक के शरीर के पास बैठा और धीरे धीरे उसका चेहरा बंद कर दिया। अगर यही सच है, अगर हम सच में मर चुके हैं, तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। कबीर ने कांपते हुए उसकी तरफ देखा। आर्यन, क्या कह रहे हो तुम? आर्यन खड़ा हुआ। चेहरे पर गहरा दुख था, पर पहली बार उसका डर कम था। हमारा शरीर मर चुका है कबीर। हमारे घर वाले हमारी लाशों पर रो रहे हैं। हम इस बीच की दुनिया में फंसे हैं क्योंकि हम मानने को तैयार नहीं थे। कबीर की आंखें भर आईं। अगर हम स्वीकार कर ले तो? आर्यन ने कहा, तो शायद सिद्धि सही थी। हम मुक्त हो जाएंगे इस ट्रेन की पकड़ से बाहर। परछाई हंसी। गूंजती हुई, खून से भीगी हुई आवाज, मुक्ति आसान नहीं, मृत्यु स्वीकार भी कर लो तो भी तुम्हें इंजन को बंद करना होगा, क्योंकि ये ट्रेन चलती रहेगी। आर्यन ने इंजन की ओर देखा। वो बड़ा, जीवित और धड़कता हुआ लग रहा था। उसके भीतर लाल रोशनी किसी हृदय की तरह स्पंदित हो रही थी। कबीर ने धीरे से कहा, इसे बंद कैसे करेंगे? आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, शायद इसका दिल रोकना होगा। कबीर चौंका, लेकिन इसका दिल क्या है? आर्यन ने इंजन की छाती जैसी जगह की ओर इशारा किया, जहां भीतर से टकराती आत्माओं की चीखें आ रही थीं। इसका दिल हमारी आत्माएं हैं, जिन्हें यह खींचकर कैद रखता है। परछाई अचानक बहुत तेज चीखी, मानो उसे सच उघड़ने का डर हो। कबीर ने आर्यन का हाथ पकड़ा। अगर हम इसे रोक दे तो? आर्यन ने कहा, तो पूरा स्टेशन, ये ट्रेन, सब खत्म हो जाएगा। कबीर ने सिर्फ एक शब्द कहा और वो था, करते हैं। दोनों इंजन की तरफ दौड़े। परछाई क्रोध से चीखी, रुको! उसने धुंध की लंबी बाहें फैलाकर दोनों को पकड़ने की कोशिश की, पर वे पटरियों पर फिसलते हुए इंजन के बिल्कुल पास पहुंच गए। अंदर से गर्म हवा, चीखें और धड़कनें निकल रही थीं। कबीर ने अपनी पूरी ताकत से इंजन के दिल जैसे पैनल पर धक्का मारा। एक गहरी गूंज उठी। धातु कांपने लगी। रोशनी लाल से नीली हो गई। परछाई पागल होकर चिल्लाए, नहीं, तुम समय को खत्म नहीं कर सकते। आर्यन ने आखिरी बार पूरी ताकत लगाई और पैनल टूट गया। एक विस्फोट जैसा शोर, धुंध ऊपर उठ गई, रोशनी फट पड़ी, पूरी दुनिया जैसे चकनाचूर होने लगी। और उसी पल सिद्धि की आवाज फिर आई, तुमने सही किया, जा सकते हो। सोने जैसी गर्म रोशनी उन पर गिरने लगी। आर्यन ने कबीर का हाथ थाम लिया। चलो घर। कबीर मुस्कुराया, हाँ, घर। धीरे धीरे इंजन, ट्रेन, परछाई, स्टेशन, धुंध सब रोशनी में घुलने लगे और अगले ही क्षण सब कुछ अंधेरा। बस। आर्यन ने आंखें खोली। वो एक अस्पताल के कमरे में लेटा था। उसके चेहरे पर बैंडेज था, हाथों में पाइप लगी थी। बगल में उसकी मां बैठी थी, रोते हुए। आर्यन, बेटा, तुम बच गए। आर्यन झटके से उठ बैठा। कबीर, मयंक, सिद्धि, डॉक्टर ने धीरे से कहा, तुम चारों को एक तेज रफ्तार ट्रेन ने टक्कर मारी थी। 3 की मौत वहीं हो गई थी, पर तुम चमत्कार से बच गए। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले और तभी अस्पताल के शीशे पर हल्की भाप जमी और उसमें किसी ने उंगली से लिखा, अंतिम यात्रा कभी खत्म नहीं होती।
आर्यन ने चीख कर पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। शीशे से भाप गायब हो गई। कमरा सामान्य लग रहा था, लेकिन आर्यन जानता था उस दिन जो कुछ भी हुआ वो कल्पना नहीं था, और रात को सोते समय उसे फिर वही ट्रेन की घंटी सुनाई दी। टन टन, अगली यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। कहानी खत्म, लेकिन डर कभी खत्म नहीं होता।